Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream. Once again, here I am with haloalkanes and haloarenes, the chapter 6 for class 12. और ये जो लास्ट क्लास का अभी जो लिखा हुआ है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हलोएल्केन्स। तो इसमें खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 6 रिएक्शन लिया है हम लोगों ने, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करके और प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास में है और भी प्रॉपर्टीज़ है, अब हम लोग देखेंगे वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 जो होगा वो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड है, और वो दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एल्कीन। अब ये जो है आपका देखिए किस तरह से होगा। ये हम लोगों ने RCH डबल बॉन्ड, बल्कि पहले हेलो एल्केन हम लोगों को लेना है। एक मिनट ज़रा ये देख लीजिए, RCH2 CH2, ये X हम लोग ले लिए, दिस इज हेलो एल्केन। और ये हम लोगों ने क्या लिया है, अल्कोहलिक KOH, ये अल्कोहलिक KOH। तो हमने लिखा हुआ है क्या क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये कौन सा एलिमिनेशन है और ये एल्कीन कैसे बना, प्लस KX प्लस H2। अब ये देखिए एक्चुअली ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या है कि ये जो हेलोएल्केन है, तो यहाँ पर ये जो है ये फर्स्ट कार्बन जिससे कि हैलोजन लगा हुआ है ये अल्फा कार्बन होता है। और ये आपको पता है कि द कार्बन एटम व्हिच इज अटैच्ड विथ ए फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन, और ये जो है बगल में ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो है बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से क्या निकलता है, X निकलता है, हैलोजन निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि बिना अल्फा एलिमिनेशन का बीटा एलिमिनेशन नहीं होता है। तो एक अल्फा से निकलता है और एक बीटा से एटम निकलता है। तो अल्फा से X निकला और बीटा से H निकला। तो इस तरह से ये जो है क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम एक्वस KOH लेते हैं तो फिर ये अल्कोहल बन जाता है, लेकिन यही अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं तो ये एल्कीन बन जाता है। इसकी वजह क्या है, तो मेन रीज़न क्या है ये मैं बताता हूँ। ये देखिए अल्कोहलिक KOH में OH माइनस जो निकलेगा वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके कंपैरिजन में X जो है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। जबकि एक्वस KOH के केस में क्या होता है कि OH जो है कंप्लीटली आयोनाइज होकर के स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, इसीलिए वो X को आसानी से सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो अल्कोहल बन जाता है। लेकिन ये तो क्या है, अल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH तो है नहीं, इसीलिए इसमें KOH पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं करता है, क्योंकि KOH तो पोलर है और अल्कोहल जो है इसकी पोलैरिटी कम है। इसीलिए कहता है कि यहाँ जो OH बनेगा OH माइनस वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, और इसीलिए
सब्स्टिट्यूशन नहीं हो करके क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोगों के पास में कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग ये लेते हैं R, ये CH2 कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर CH2, और ये भी मान लीजिए कि आपका जो है ना, ये CH ले लीजिए, ये CH2 बल्कि CS है ना 3 कर दीजिए, और यहाँ पर X ले लीजिए। जरा इसको देख लिया जाए। हम लोगों ने एक ऐसा रिएक्शन लिया हुआ है जिसमें कि RCH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और X हमने लगा दिया है सेकेंड कार्बन पर, और यहाँ पर हम लोग ले लें KOH अल्कोहलिक ले लें। ठीक है, अब इस केस में क्या प्रोडक्ट होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो ये अल्फा है और यहाँ दोनों तरफ ये बीटा है, क्योंकि अल्फा के जस्ट बगल का कार्बन जो होता है एडजेसेंट कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो दोनों ही साइड में बीटा कार्बन है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ से एलिमिनेशन होता है लेफ्ट साइड से, तो इसका प्रोडक्ट होगा RCH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा उसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, हमको तो मेजर प्रोडक्ट की जरूरत है। और अगर इसको हम बीटा मानते हैं तो इसका ये केस हो सकता है RCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये हो सकता है। ठीक है, तो इस दोनों में कौन सा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और मेजर होगा। तो यहाँ पर देखने की बात है कि ये जो एल्कीन है फर्स्ट वाला, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, एक तो R है और दूसरा इधर CH3 लगा हुआ है, और इसमें जो एल्कीन है ये सेकेंड वाले में, इसमें केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है जो RCH2 से इंडिकेटेड है। तो इस केस में कहता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन, इसका मतलब है कि ये जो है मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, जहां पर हम लोग वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कहिए ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये हम लोग यहाँ पर यूज क्या कर देंगे, एज पर व्हाट, सेटजेफ रूल, यहाँ लिख देते हैं सेटजेफ रूल। तो अगर सेटजेफ रूल जो है हम यहाँ पर इन्फोर्स कर दें, तो बाय सेटजेफ रूल मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है कई बार CBSE बोर्ड एग्जाम में, और इवन ये तो कंपटीशन का जो है क्वेश्चन भी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सिंपल एलिमिनेशन तो बोर्ड तक के लिए है, लेकिन ये एलिमिनेशन जो है ये क्या है, कंडीशनल एलिमिनेशन है एक तरह का, कि दोनों साइड में बीटा है, हम किसी को भी बीटा ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक जो है लेस एल्काइलेटेड एल्कीन बनता है और एक जो है मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनता है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल क्या होगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और हमने रीजन आपको बताया
कि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा जो है स्टेबल होता है। तो जब इसके मैकेनिज्म में जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन मतलब एल्कीन कंटेनिंग मोर एल्काइल ग्रुप विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है ये ऊर्ज रिएक्शन होता है। अब देखिए ये ऊर्ज रिएक्शन क्या है, ये तो क्लास 11 का भी है ऊर्ज रिएक्शन, तो जब यहाँ भी है तो यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए कहता है इसमें कि 2 मोल हैलो एल्केन लेकर के हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनता है हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, ये बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। और बाकी जो है ये बाई प्रोडक्ट आपका बन जाता है और ये भी यहाँ पर 2Na दे दीजिए बैलेंसिंग के लिए। तो सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्केन। जैसे मान लीजिए इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना, हेक्सेन है, ऑक्टेन है, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम में वो एल्केन बनेगा, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन होता है, ठीक है। लेकिन कहता है कि अगर हम इसमें डिफरेंट हैलो एल्केन्स ले लें, ठीक है, तो क्या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनने का कोई चांस है क्या? तो बनेगा जरूर अनसिमेट्रिकल एल्केन, लेकिन उसके साथ साथ सिमेट्रिकल एल्केन्स भी बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पर ये दे दिया जाए कि ये RX है और ये R'(X) है, ठीक है, और इसके साथ अगर हम Na देते हैं और यही अगर हम लोग ड्राई ईथर लेते हैं सेम कैटलिस्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, R तो बनेगा ही, प्लस आपका R भी बनेगा, प्लस R भी बनेगा। कहने का मतलब ये सब के सब जो है मिक्सचर के फॉर्म में बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा। और जब ये मिक्सचर बनेगा तो आप जानते हैं कि इस सब का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो काफ़ी क्लोज होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सेपरेटेड, इसको सेपरेट करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए कहता है कि ऊर्ज रिएक्शन से केवल हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते हैं। अब इसके लिए जो है जो थोड़ा सिलेबस से हटके है उसको अगर हम लोग कॉरी हाउस रिएक्शन में ले जाए, कॉरी हाउस रिएक्शन may be used for unsymmetrical alkane, तो यहाँ जो है कॉरी हाउस रिएक्शन अगर हम लोग अप्लाई कर दें तो हमको जो है अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलेगा, और वो भी जो है अगर हम सिमेट्रिकल चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। इसमें ऑप्शन है कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, जैसा ऑप्शन वैसा आपको जो है रिएजेंट लेना पड़ेगा, वो बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें डिफरेंट हैलो एल्केन्स ले लें, ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन में ही थोड़ा सा चेंज करके, तो आपका क्या मिलेगा, ए मिक्सचर ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन्स हैविंग क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट्स व्हाई ईच फ्रैक्शन कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। तो इसीलिए जो है दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कॉरे हाउस रिएक्शन चाहिए, और ये कॉरे हाउस रिएक्शन जो है ऐसे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ ऊर्ज रिएक्शन के लिए। चौथा जो एक रिएक्शन है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
a reaction with magnesium in the presence of dry ether होता है, ड्राई ईथर। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, आप RX ले लीजिए, Mg ले लीजिए और यहाँ पर ड्राई ईथर दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, RMgX, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ इसका नाम हो जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, GRI, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ काफ़ी है, खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, लेकिन यहाँ पर एक प्रिकॉशन दिया हुआ है। वो प्रिकॉशन क्या है, कहता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। अगर यहाँ पर थोड़ा भी कहीं पर मॉइस्चर हो, है ना, यानी हाइड्रस हो जाए, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ये तुरंत जो है एल्केन में टूट जाता है। किसमें, एल्केन में। देखिए कैसे एल्केन बनता है, ये हो जाता है RH और प्लस हो जाता है MgX और ये OH हो जाता है। तो ये जो आपका एल्केन है RH, है ना, ये तुरंत बन जाएगा। कहने का मतलब जो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने जा रहे हैं, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्चर में, मॉइस्चर के साथ किसमें, एल्केन बनने में चला जाएगा। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या होना होगा, कॉशियस रहना होगा, और वहाँ पर हमको देखना होगा कि हमको ड्राई कंडीशन ही मेंटेन करके रखना है। थोड़ा भी अगर मॉइस्चर मिला तो फिर हमको जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो रीजन इज क्वाइट क्लियर, बिकॉज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर यानी वाटर टू फॉर्म एल्केन। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रिएक्शन, you know, we just maintain the dry condition for the preparation of Grignard reagent. Okay, so this is all about, you know, the properties of haloalkane. So most of the properties I think we have discussed. अब अगर मान लीजिए एक दो प्रॉपर्टी और कहीं पर हो सकता है, बचा उचा रह गया हो, तो वो भी हम लोग जो है बारी बारी से उसको कर लेंगे, वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गए 4 प्रॉपर्टी, है ना, हम लोगों ने पढ़ लिया हैलोएल्केन से। अब हैलोएल्केन के लिए और भी रिएक्शन तो कई है, जैसे मान लीजिए कि आपका रिएक्शन जो है हैलोएल्केन के साथ अमोनिया का भी हो सकता है। आप विलियमसन सिंथेसिस लेंगे तो वहाँ भी जो है ईथर बनाने के लिए आप जो है वो रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन ले तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये सारे रिएक्शन आगे भी आप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए विलियमसन सिंथेसिस लेंगे से फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा कि आपका ईथर बन जाएगा। तो फिर ईथर में उस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन होगा तो जब हम लोग एमीन पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर के वो रिएक्शन हम लोग पढ़ सकते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर एग्जॉस्टिव अमोनोलाइसिस होता है, वहाँ फिर हम लोग क्यों नहीं एल्केन पर एमीन पढ़ लेंगे, तो एमीन में वो रिएक्शन रिपीट हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग हैलोएल्केन में वही रिएक्शन केवल पढ़ते हैं जो आगे चल करके उतना रिपीट न हो। एक दो बार तो रिपीट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कनेक्टिविटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है दूसरे कंपाउंड के साथ। इसीलिए ना इसमें कन्वर्जन की बात होती है कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड हम लोग कैसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में जो है
ये प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, और जो यूजेस ऑफ हैलो एल्केन की बात है तो इसमें केमिकल यूज तो काफ़ी है, हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लेते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो आपका चलेगा ही। ठीक है, अब जरा हम लोग जो है एक हैलो एल्केन के लिए, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हैलो एल्केन में एक रिडक्शन की बात होती है, तो अगर आप देख लें वो रिडक्शन जो है, ये देख लीजिए एक प्रॉपर्टी और जो है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर आपका 6 हो सकता है, ए रिडक्शन ऑफ हैलो एल्केन टू वार्म एल्केन। अब देखिए ये रिडक्शन कैसे होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने ये हैलो एल्केन लिया, ठीक है, इसका रिडक्शन हम लोग कहता है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कर सकते हैं और प्लेटिनम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका बन जाता है RH प्लस HX। कहने का मतलब ये जो है आपका एल्केन बन जाएगा, ये है एल्केन। ठीक है, अब इससे जो है कोई भी एल्केन आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर मिल जाएगा R में, तो आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग हैलो एल्केन का प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं। और अगर कोई भी प्रॉपर्टीज़ आपका बच जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन के द्वारा जो है उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है जितना भी हम लोगों ने अभी हैलो एल्केन में पढ़ा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको नोट जरूर कर लेंगे आप कि द सेम preparation and properties are observed in case of एलिसाइक्लिक हैलाइड। एलिसाइक्लिक हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए सपोज कीजिए कि ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, इसमें मान लीजिए हमने हैलोजन दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपाइल हैलाइड या हैलो साइक्लोप्रोपेन, यही दोनों में से कुछ बोलेंगे। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक्वस KOH यूज कर दिया, प्रॉपर्टीज की बात बतला रहे हैं। ठीक है, तो एक्वस KOH अगर हमने यूज किया तो वहां क्या बनता था हैलो एल्केन के साथ अल्कोहल, तो यहां भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये वही हो जाएगा एलिसाइक्लिक अल्कोहल हो जाएगा, है ना, ये साइक्लोप्रोपेनॉल कह सकते हैं इसको, और प्लस जो है KX। तो देखिए ये सिमिलर रिएक्शन इससे मिलता जुलता है या नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता है, तो इसीलिए हमने लिखा है द सेम प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक हैलाइड। लेकिन आप हैलो एरिन्स के लिए अगर देखिए यहाँ जो हैलो एरिन्स लिखा हुआ है उसके लिए ये नहीं होगा, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए पहले हम लोग हैलो एरिन्स पढ़ लेंगे, तब आपको बताएंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरिन में कि
haloalkanes undergo nucleophilic substitution reaction while haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction. तो कहने का मतलब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें हम लोग ये सारा कुछ जो है कर लेंगे, ठीक है। ये जो होगा हैलोएल्केन की ही तरह जो है मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हैलोएल्केन और सिमिलर टू एलिसाइक्लिक हैलाइड या फिर आप बोल सकते हैं हैलोसाइक्लोएल्केन, हैलोसाइक्लोएल्केन, जैसे ये हो गया हैलोसाइक्लोप्रोपेन। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।